हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ये साइकोलॉजी का पार्ट 4 कवर अप करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। इनका जन्म 6 मई 1856 में हुआ। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 में। ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन दशाएं बताई थी। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। चेतन मन में होता है मस्तिष्क की जागृत अवस्था। चेतन मन में होती है। अचेतन मन में कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें तथा दमित इच्छाओं का भंडार होता है। अचेतन मन में कोई कड़वा बोलता है, दुखद बातें होती हैं, वो सब अचेतन मन में आ जाती हैं। अर्धचेतन मन में चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था अर्धचेतन में आ जाती है। जो चेतन और अचेतन के बीच वाली अवस्था होती है वो अर्धचेतन में आ जाती है। याद की हुई बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकलाना, ये सारी बातें अर्धचेतन को प्रदर्शित करती हैं। सिगमंड फ्राइड की व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से तीन अवस्थाएं बताई हैं। सन 1923 में इद, ईगो, सुपर ईगो। इद को बोलते हैं इदम, ईगो को बोलते हैं अहम, सुपर ईगो को बोलते हैं परम अहम। इद क्या होता है? इद और इदम होता है सुखदायी सिद्धांत पर आधारित पशु प्रवृत्ति। अचेतन मन का राजा अर्थात दमित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला सुखवादी सिद्धांत पर आधारित पशु प्रवृत्ति वाला। ये सब इदम में आते हैं। ईगो अहम में होता है वास्तविक सिद्धांत पर आधारित चेतन मन का स्वामी। और सुपर ईगो में होता है परम अहम आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित। सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जीवन और मृत्यु। ये दो मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं। स्वमोहन, नार्सिसिज्म बोलते हैं। स्वमोहन को नार्सिसिज्म कहते हैं। एक बालक की कहानी द्वारा समझाना स्वमोहन कहा जाता है। इसको नार्सिसिज्म भी कहते हैं। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करेंगे, तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, इस कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। लिबिडो, प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? लिबिडो। यह एक स्वाभाविक प्रकृति है और यदि इस प्रकृति का दमन किया जाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। इस प्रवृत्ति को दमन करने से व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। लिबिडो प्रवृत्ति को दमन करने से व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। शैशव कामुकता। शैशव कामुकता की बात पर सिगमंड फ्राइड व उसके शिष्य जुंग या युग के मध्य मतभेद हो जाता है। मतभेद के उपरांत युग ने एक अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसका नाम था विश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तिवाद मापन की गतियाँ देखते हैं। इसमें प्रेक्षण, प्रक्षेपण और प्रक्षेपी विधियाँ हैं। टेट, कैट, IBT, SCT, FWAT, ये 5 प्रक्षेपण और प्रक्षेपी विधियाँ हैं। अप्रक्षेपी और अन्य विधियाँ हैं वो हैं आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली, ये आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ हैं जो अप्रक्षेपी या अन्य विधियों में आती हैं। वस्तुनिष्ठ विधि होती है समाज मिति विधि, कार्य कर्म निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण निरीक्षण विधि, ये वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। समाज मिति विधि, कार्य कर्म निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण और निरीक्षण विधि, ये वस्तुनिष्ठ विधि हैं। प्रमापीकृत, मानकीकृत, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता या वैधता की जांच की जा चुकी हो,
ऐसा परीक्षण प्रमाणीकृत या मानकीकृत कहलाता है जिस परीक्षण की विश्वसनीयता या वैधता की जांच की जा चुकी हो। विश्वसनीयता एक ऐसा परीक्षण जो एक ही समूह द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने पर भी यदि अंकों में समानता पाई जाती हो, ऐसा परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। वैधता जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है वह उस उद्देश्य पर खरा उतरता है तो ऐसा परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया जाता है और उस उद्देश्य पर वो खरा उतरता है तो ऐसा परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। प्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। प्रक्षेप का अर्थ है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुमानों आदि को स्वयं बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इसे TAT बोलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण को TAT बोलते हैं। इसके प्रतिपादक मॉर्गन व मोरे हैं। ये सन 1935 में आया। कुल कार्डों की संख्या है इसमें 13 + 1 तो ये हो गए 31। इस परीक्षण पर 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित व 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित व 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं की जानकारी होती है। CAT ये होता है चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। बाल संप्रत्यक्ष विधि। बाल संप्रत्यक्ष विधि को CAT बोलते हैं। इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलोक 1948 में थे। विकास में योगदान डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने दिया। विकास में योगदान डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने दिया। इसमें कार्डों की संख्या होती है 10। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता है। CAT अब होता है IBT इंक ब्लॉट टेस्ट। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक है हरमन रोरशा। कार्डों की संख्या होती है 10। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्डों पर काले व सफ़ेद तथा बाकी 5 विभिन्न रंगों के धब्बे जो हैं बने होते हैं। बालकों को आकृति दिखाकर उनके बारे में पूछा जाता है। इसमें बालकों की क्रियात्मक, भावनात्मक व संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। IBT में कौन से परीक्षण होते हैं? क्रियात्मक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। SCT सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट। SCT सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट इसमें वाक्य पूर्ति होती है। इसके प्रतिपादक हैं पाइन एंड टेंडलर 1930 में। पाइन एंड टेंडलर इसके प्रतिपादक हैं 1930 में। विकास में योगदान इसमें दिया रोटर्स ने। विकास में योगदान IBT में किसने दिया? रोटर्स ने। इसके उदाहरण है मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे इसमें ये फिलअप करना है मुझे देते हैं। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण FWAT। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण FWAT यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इसके प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन है। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण
इसके प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन है। सन 1879 में इसके सहयोग है विलियम वुंट। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। अप्रक्षेपी या अन्य विधियाँ। चेतन मन का अध्ययन। अप्रक्षेपी या अन्य विधियाँ, इसमें चेतन मन का अध्ययन होता है। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। आत्मकरण या अंतर्दर्शन विधि भी चेतन या अर्धचेतन मन ही होती है। इनके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट व शिष्य टिचनर। अप्रक्षेपी या अन्य विधियाँ, चेतन मन का अध्ययन होता है इसमें। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। इनके प्रवर्तक विलियम वुंट व इनके शिष्य टिचनर हैं। टिचनर यह एक प्राचीनतम विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इसके कारण इसका वर्तमान समय उपयोग नहीं किया जाता है। इस व्यक्ति इतिहास विधि, जीवनकृत विधि, केस स्टडी। इसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन। व्यक्ति इतिहास विधि, जीवनकृत विधि, केस स्टडी। इनके प्रवर्तक हैं टाइडमैन। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है। समस्या के कारण को जानना निदान कहलाता है। समस्या के कारणों को जानना ही निदान कहलाता है, जो मनोवैज्ञानिक की सहायता से किया जाता है तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है। जो मनोवैज्ञानिक की सहायता से किया जाता है तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है, जो शिक्षा की सहायता से किया जाता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक हैं वुडवर्थ प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक हैं। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता और उत्तर के रूप में विकल्प होते हैं। साक्षात्कार विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता व ना ही इसमें समय पर कोई बंधन होता है। साक्षात्कार वार्तालाप का एक रूप माना जाता है। साक्षात्कार। वस्तुनिष्ठ विधियाँ। निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि। इसके प्रवर्तक हैं वाटसन। वस्तुनिष्ठ विधियाँ होती हैं निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि। इसके प्रवर्तक हैं वाटसन। इस विधि में आमने सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयी का व्यक्तित्व कैसा है। समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं मोरेनो। समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं मोरेनो समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं। इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयी का व्यक्तित्व कैसा है। कर्म निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन। कर्म निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन। पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्ण असहमत, ये इसका सीक्वेंस है। इस परीक्षण में क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। शारीरिक परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित नौकरी के लिए व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, या उसका स्वास्थ्य कैसा है। समायोजन का अभिप्राय तात्पर्य है। समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति
की आवश्यकता व उसको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी स्थिति को कुसुमायोजन अथवा मानसिक रोग कहते हैं। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। मानसिक रोग होते हैं तनाव, दुश्चिंता, दबाव, भग्नाशा, कुंठा, द्वंद्व या संघर्ष। ये मानसिक रोग हैं। तनाव में क्या होता है, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तथा असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार होता है। दुश्चिंता में जब अचेतन मन की दंभित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है या आ जाती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। दबाव में क्या होता है, सफलता व असफलता तथा आत्मा सम्मान की रक्षा के समय व्यक्ति दबाव महसूस करता है। भग्नाशा या कुंठा क्या होता है, बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में भग्नाशा या कुंठा कहते हैं। द्वंद्व या संघर्ष, जब एक साथ दो अनुकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना होता है तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मानसिक मनोरचनाएं, समायोजन तंत्र, आत्म सुरक्षात्मक शक्तियाँ, आत्मसुरक्षा अभियांत्रिकियाँ या प्रतिरक्षण प्रणालियाँ या रक्षा यंत्र, ये मानसिक संरचनाएं वे साधन हैं जिसको व्यक्तित्व मानसिक रोगों से बचने या समायोजन स्थापित करने के लिए उपाय के रूप में अपनाता है। मानसिक मनोरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ये मानसिक मनोरचनाएं हैं। प्रत्यक्ष इसमें है बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, विश्लेषण एवं निर्णय। अप्रत्यक्ष के उपाय हैं दमन। इसमें होता है दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया। दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया। ये अप्रत्यक्ष उपाय हैं। कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें, अतृप्त इच्छाएं आदि को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। दुआ स्वप्न, मन तरंग, कल्पना प्रभाव, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती इनको कल्पना के माध्यम से पूर्ण करके क्षणिक आनंद या संतुष्टि प्राप्त करने लेना दुआ स्वप्न कहलाता है। दुआ स्वप्न की अधिकता अपराधी बना सकती है। दुआ स्वप्न की अधिकता किशोर अवस्था में होती है। प्रक्षेपण अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना प्रक्षेपण कहलाता है। उदाहरण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। परीक्षा में असफल होने पर तबीयत को दोष देना। औचित्य स्थापन, किसी भी कारण से कोई पद या वस्तु प्राप्त नहीं होती है, उसी पद या वस्तु में दोष निकालकर अपने आप को संतुष्ट करना, यही औचित्य स्थापन होता है। उदाहरण, लोमड़ी द्वारा अंगूर खट्टे बताना या फिर आरडीएस नहीं बन पाने पर उसी में दोष निकालना, ये औचित्य स्थापन हो गया। आश्रित होना, कर्महीन व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होकर अपने आप को समायोजित करता है, इसे बोलते हैं आश्रित होना। प्रतिदमन, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उसे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना प्रतिदमन कहलाता है। उदाहरण है इसका, एक वयस्क का बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना। एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सो जाना, ये प्रतिदमन कहलाते हैं। तादात्म्यकरण,
तादात्म्यकरण क्या होता है? समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर देता है जिसे कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है। इसे तादात्म्यकरण कहते हैं। शोधन, मार्गान्तिकरण, शुद्धिकरण। शोधन, मार्गान्तिकरण, शुद्धिकरण। असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियां कर समायोजन स्थापित करना ही शोधन है। क्षतिपूर्ति उपाय, क्षतिपरक उपाय। जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र या साधन के माध्यम से कर अपने आप को समायोजित करना क्षतिपूर्ति उपाय या क्षतिपरक उपाय कहलाता है। इसका उदाहरण है, विकलांग बालक कक्षा में प्रथम आकर अपने आप को समायोजित करना। कम ऊंचाई वाली लड़की ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर अपने आप को समायोजित करती है। यही क्षतिपूर्ति उपाय या क्षतिपरक उपाय कहलाता है। आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय होता है जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसी पर आक्रामक कर अपने आप को संतुष्ट करना, ये प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय है। अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसका बदला अन्य तरीके से लेकर अपने आप को संतुष्ट करना, ये अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाता है। कुम्हार कुम्हारी को तो जीतता नहीं, गधी के कान ऐंठता है, इसका ये उदाहरण है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय का। समायोजन के प्रतिमान। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अर्धचेतन मन समायोजन का आधार है। ईगो, अहम, अस्वस्थता समायोजन का आधार है। लिबिडो, प्रवृत्ति समायोजन का आधार है। एडलर के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। युंग के अनुसार आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। दिल, भावनाएं, दिमाग, विचार में संतुलन बनाए रखना ही अपना सिद्ध है। स्वप्न। सिगमंड फ्राइड के अनुसार स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है। एडलर के अनुसार स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। युंग के अनुसार स्वप्न अचेतन व चेतन व अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है। युंग के अनुसार तीनों का है। सिगमंड फ्राइड के विचारों को प्रमुखता दी जाती है स्वप्न में। अब आती है बुद्धि। बुद्धि की परिभाषा। सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। सोचने एवं समझने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या करती है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये टर्मन ने कहा। बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बंकिंघम के अनुसार मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। मन के अनुसार डियर बर्ड बोर्ड अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बर्ड के अनुसार उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। बर्ड के अनुसार बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि में 10 बिंदुओं तक परिवर्तन होता है। बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह होता है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार।
ये बुद्धि के 3 प्रकार हैं जो थॉर्नडाइक व गैरेट ने बताए हैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि में होता है, इसे गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। कुछ लोग होते हैं जो यंत्रों और मशीनों से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उन लोगों में मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जो लोग पुस्तकों को पकड़े हुए पुस्तकों के ही साथ रहते हैं, पुस्तकों का ही उन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है, उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत हैं इसमें। एक तत्व सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने 1911 में इसमें एक तत्व होता है, सामान्य तत्व, यही एक तत्व सिद्धांत कहलाता है। इस निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके सहयोगी हैं टर्मन व स्टर्न एक तत्व सिद्धांत के सहयोगी हैं, और एक तत्व सिद्धांत के सहयोगी टर्मन व स्टर्न है। द्वितत्व सिद्धांत, इसके प्रवर्तक स्पीयरमैन 1904 द्वारा ब्रिटेन लंदन के हैं। इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए। सामान्य तत्व, ये जन्मजात होता है। विशिष्ट तत्व, इसे अर्जित किया जाता है। बाद में स्पीयरमैन एक और तत्व समूह जोड़ दिया। स्पीयरमैन ने एक और तत्व समूह इसमें जोड़ दिया और सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, ये यूएसए के हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की। इस आधार पर यह सिद्धांत कहलाया बालूका सिद्धांत। मात्रा सिद्धांत परमाणुवादी सिद्धांत कहलाता है। ये बालूका सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत परमाणुवादी सिद्धांत कहलाता है। समूह तत्व सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं थर्स्टन, ये यूएसए के हैं। समूह तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थर्स्टन हैं, ये यूएसए के हैं। सन 1938 में इनकी पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। समूह तत्व सिद्धांत के इसके प्रवर्तक हैं थर्स्टन, और थर्स्टन की पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए और इसमें 7 तत्व का प्रमुख तत्व बताए गए हैं। 13 में से 7 हैं प्रमुख। इसके उपनाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। प्रेक्षण तत्व योग्यता, स्पेशल एबिलिटी, एस से जाना जाता है। अंक योग्यता, नंबर एबिलिटी, एन से। शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, वी से। वाक योग्यता, वर्ड एबिलिटी, डब्ल्यू से। स्मरण शक्ति, मेमोरी एबिलिटी, एम से। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, आर से। पर्यवेक्षण योग्यता, परपेक्चुअल एबिलिटी, ये पी से। SNVWM RP, ये सातों मिला के इंटेलिजेंस बोला जाता है। किसी भी व्यक्ति में ये सातों योग्यताएं, तो वो क्या है, इंटेलिजेंट है। प्रतिदर्श का सिद्धांत सन 1955 में इसके प्रवर्तक हैं थॉमसन, ये निवासी यूएसए के हैं। प्रतिदर्श के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉमसन, यूएसए के निवासी हैं। इसका उपनाम है प्रतिदर्श का उपनाम है नमूना सिद्धांत। नमूना सिद्धांत है इसका उपनाम। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा सैंपल पाया जाता है। त्रिआयाम सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं गिलफर्ड। त्रिआयाम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिलफर्ड, इसके निवासी हैं रूस।
ये पद हैं, 3 पद बताए गए हैं सन 1976 में। इन्होंने 3 पद बताए। संक्रिय प्रक्रिया, विषय वस्तु, अंतर्वस्तु, उत्पादन, परिणाम। संक्रिया या प्रक्रिया में बताया इन्होंने समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जीव मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, उसे प्रक्रिया कहते हैं, संक्रिया प्रक्रिया कहते हैं। विषय वस्तु, अंतर्वस्तु, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु या अंतर्वस्तु कहते हैं। उत्पादन, परिणाम, समस्या समाधान के लिए जिस रूप से सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे उत्पादन या परिणाम कहते हैं। गिलफर्ड ने सन 1967 में डिब्बों के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया। गिलफर्ड ने डिब्बों का आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत 5x4x6 यानी कि 120 इस सन 1977 में कोषों की संख्या 5x5x6 यानी कि 150 हो गई और 1980 में इनके कोषों की संख्या 6x5x6 हो गई यानी कि 180 हो गई। अन्य सिद्धांत, त्रिचापित सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग। त्रिचापित सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्नबर्ग। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल। विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे। बुद्धि का क व ख सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हेयर। लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉनसन। पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बर्ट व नॉर्मन। बुद्धि मापन के सोपान, वास्तविक आयु, ये क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू CA। मानसिक आयु, मेंटल एज इज इक्वल टू MA। बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट इज इक्वल टू IQ। बुद्धि का सिद्धांत सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचना या आकर्षित करना शुरू किया। सर्वप्रथम कैटल ने पेंसिल्वेनिया में विश्वविद्यालय में 1919 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैटल ने ही किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने 1908 में यानी कि 1908 में किया। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन ने किया और सर्वप्रथम स्टर्न व कोहलमान ने बुद्धिलब्धि का सुझाव देते हुए सन 1912 में सूत्र दिया MA/CA। संशोधित सूत्र टर्मन के द्वारा 1916 में संशोधित सूत्र टर्मन के द्वारा 1916 में MA/CA × 100 ये बताया गया है। इसी से बुद्धि की जांच होती है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की सहायता से सन 1905 में तैयार किया, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और यही परीक्षण प्रश्नों की संख्या 30 थी। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30। इस परीक्षण में पहला संशोधन सन 1908 में व दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। वह प्रश्नों की संख्या थी इसमें 59 थी। सन 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया गया तथा संशोधित परीक्षण कहलाया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण व प्रश्नों की संख्या 90 है। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण
1922 में FG कॉलेज व लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस के द्वारा बनाया गया। डॉक्टर CH राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण कहलाया हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। यहाँ कथनों की संख्या 35 व उपकथन 7 रखे हैं। भारत में CH राइस के अलावा पंडित लज्जा शंकर झा और डॉक्टर लाल भाटिया, डॉक्टर सोहन लाल भाटिया जलोटा आदि के द्वारा भी अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं। व्यक्तिगत में आते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक। सामूहिक में आते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक। व्यक्तिगत में भी शाब्दिक, अशाब्दिक और सामूहिक में भी शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है और बोलकर व लिखकर होते हैं। अशाब्दिक परीक्षण में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे भूल भुलैया परीक्षण। ये पोर्टियस ने दिया। भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया? पोर्टियस ने। इसमें वस्तु संयोजन परीक्षण किसने दिया? वेस्लर ने। त्रिपूर्ति परीक्षण पेपर पेंसिल ने दिया। पेपर पेंसिल से होता है त्रिपूर्ति परीक्षण। ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण भी पेपर पेंसिल से होता है। मनुष्य कृष्णा परीक्षण भी पेपर पेंसिल से होता है। विभिन्न भाषी विकलांग, गूंगे, बहरे, अंधे, अनपढ़ तथा सैनिकों की छँटनी के लिए अशाब्दिक परीक्षण सहयोगी होता है। वर्तमान समय में प्रचलित है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि मापन के लिए सर्वोच्च परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। टर्मन ने अशाब्दिक परीक्षणों की आलोचना करते हुए शाब्दिक परीक्षणों को उचित ठहराया और कहा कि वो परीक्षण उचित परीक्षण नहीं होता जिसमें भाषा का प्रयोग न हुआ हो। सबसे पहले व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस में 1905 में बनाया गया। इसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था। आर्टियकर्स ने अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में सैनिकों की छँटनी करने के लिए 2 प्रकार के सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण में सामूहिक शाब्दिक अधिकारियों के लिए है ये, और आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण सेना में अन्य कर्मचारियों के लिए है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। वेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल करता है उसे वेसल वर्ष कहते हैं और यही उसकी मानसिक योग्यता आयु होती है। टर्मिनल वर्ष जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। यहाँ पे नोट करते हैं 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का बुद्धि मापन करते समय सूत्र में वास्तविक आयु का मान 16 ही रखा जाता है। टर्मन ने सन 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के समय बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की तालिका तैयार की जो निम्नलिखित है। बुद्धि लब्धि और ये बुद्धि वर्ग 140 से अधिक जिसमें बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। 120 से 120 से 139 में प्रखर बुद्धि होती है जो कि 7% होती है, और 140 से जो अधिक बुद्धि होती है वो प्रतिभाशाली होती है जो कि 2% होती है। 110 से 119 में तीव्र बुद्धि होती है। 110 से 119 में तीव्र बुद्धि होती है जो कि 16% होती है। 90 से 109 में
सामान्य बुद्धि यानी ये औसतन बुद्धि होती है, बुद्धि का उसमें 50% होता है। 80 से 89 में मंद या पिछड़ा बालक होता है, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, इसमें कि 16% ही बुद्धि होती है। 17 से 79 में निर्बल बुद्धि होती है, जो कि 7% ही बुद्धि होती है। 7 से कम होते हैं 70 से कम होते हैं मूर्ख, जिसमें 2% ही बुद्धि होती है। 140 से एक अधिक होती है, उसे प्रतिभाशाली बोलते हैं, उसमें 2% अधिक बुद्धि होती है। संवेगात्मक बुद्धि, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सन 1919 में 2 अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलो के द्वारा किया गया। लेकिन वर्तमान समय में जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। इन्होंने 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इसे चर्चा का विषय बनाया। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने व उनका उचित प्रबंध करने से संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिताएं। कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि द्वारा की जा सकती है। जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि योगदान देती है। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। संबंधों में प्रगाढ़ता लाने में भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान है। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में संवेगात्मक बुद्धि का योगदान रहता है। अब नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ये होता है मोटम या मूवर्स, मोटिवेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका अर्थ है टू मूव, गति प्रदान करना। इसकी परिभाषा, अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शरीर को कार्य करने के लिए गति प्रदान करते हैं। अभिप्रेरणा ध्यान आकर्षक प्रलोभन या लालच की कला है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करती है। स्किनर ने कहा, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ बताया स्किनर ने। सोरेनसन के अनुसार अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। गुण के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर व शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार करती है। मैकडूगल ने कहा, अभिप्रेरणा की व्यवस्था जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अभिप्रेरणा के प्रकार। साधारण तौर पर अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, जन्मजात अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा आंतरिक, प्राथमिक, जैविक, सकारात्मक, अंतर्निहित अभिप्रेरणा। इसमें भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग आदि होते हैं। अर्जित अभिप्रेरणा ब्राह्म, द्वितीय, अजैविक, नकारात्मक, सामाजिक, पद प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान आदि ये अर्जित अभिप्रेरणा में आते हैं। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन के अनुसार भी 2 बताए, स्वाभाविक और कृत्रिम। गैरेट ने 3 बताए, जैविक, दैहिक। ये संवेग में आते हैं। मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियाँ जैसे क्रोध, भय, प्रेम, दुख, ये गैरेट ने दिए। सामाजिक में आता है सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन। ये 3 प्रकार के गैरेट ने बताए, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक।
अभिप्रेरणा वक्र। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया। इसमें 3 सोपान होते हैं: आवश्यकता नीड, चालक अंतर्नोद प्रणोद ड्राइव, प्रोत्साहन उद्दीपक इंसेंटिव। आवश्यकता नीड प्राणी के शरीर में जब किसी चीज़ की कमी आ जाती है या जब कमी या अति की आवश्यकता किसी कारण से उत्पन्न हो जाती है, उसे आवश्यकता कहते हैं। ड्राइव या अंतर्नोद प्रणोद या चालक, प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है और पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी तनाव या सक्रियता को चालक कहते हैं। ड्राइव अंतर्नोद प्रणोद कह लेते हैं। प्रोत्साहन उद्दीपक इंसेंटिव, प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और चालक की चालकता में कमी आ जाती है। सबसे पहले आता है बीच में मोटिवेशन, फिर आवश्यकता नीड, फिर चालक, फिर आता है प्रोत्साहन। M=NDI। आवश्यकता, प्राणी के शरीर में पानी की कमी तो उसे प्यास लगेगी और प्रोत्साहन होगा पानी। भोजन की कमी में बालक को भूख लगेगी, प्रोत्साहन होगा भोजन। नींद की कमी में बच्चे को नींद आएगी, प्रोत्साहन होगा सोना। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत हैं। मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। भय के साथ है पलायन, क्रोध के साथ है युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा, घृणा के साथ है निवृत्ति, वात्सल्य के साथ है संतान कामना, करुणा के साथ है शरणागति, आश्चर्य के साथ जिज्ञासा, कामुकता के साथ है मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति, आत्महीन के साथ है दैन्य यानी कि दुखी, आत्मगौरव के साथ है आत्माभिमान, एकाकीपन के साथ है सामूहिकता, भूख के साथ है भोजन करने की इच्छा, स्वामित्व के साथ है संग्रहण, प्रतिमान के साथ है रचना, आमोद के साथ है हंसी मजाक। उद्दीपन अनुक्रिया के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, अनुक्रिया के उद्दीपक हैं B.F. स्किनर। अनुक्रिया उद्दीपक के प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। आनुवांशिकी पैटर्न का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लॉरेंज। चालक अंतर्नोद प्रणोद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं C.H. हल। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। इसके उपनाम है वांग सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने मानव की आवश्यकताओं के आधार पर ये सिद्धांत दिए। बौद्धिक आवश्यकता, IAS आत्मसिद्धि, सामाजिक और इसमें सम्मान की आवश्यकता होती है। आवश्यकता में स्नेह व संबंध की आवश्यकता, व्यक्तिगत में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दैहिक सुरक्षा की आवश्यकता और दैहिक सुरक्षा की तो निम्न स्तरीय की हैं। और स्नेह व संबंध की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, IAS आत्मसिद्ध, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता है। मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत, डेविस उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रतिपादन, डेविस C. मैककेंड व उनके शिष्य एटकिसन। इनका सिद्धांत के अनुसार किसी की उपाधि अभिप्रेरणा बन जाए या लंबी अवधि तक बनी हुई उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, ध्यान केंद्रित करने में सहायक, मानसिक विकास में सहायक, व्यवहार नियंत्रित करने में सहायक,
अधिगम हेतु दिशा निर्देशन में सहायक सशक्त अधिगम दशाओं का निर्माण। अधिगम संबंधित असमानता डिस्ग्रेफिया, ये लेखन संबंधी व्यक्तिक्रम होते हैं। डिसलेक्सिया, ये पठन वाचन संबंधी व्यक्तिक्रम है। डिसकैलकुलिया, ये गणित से संबंधित होता है। डिसप्लेक्सिया, ये लेखन वाचन व गणित में व्यक्तिक्रम होता है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता। तो अभी आज हम यही स्टॉप करते हैं। चैनल को मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी।